वेलकम प्यारे बच्चों टू द माइंड मैप सीरीज़ अगेन। बेटा इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू माइंड मैप्स। इससे पहले भी कई चैप्टर्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, उसको आप लोग माइंड मैप नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढ सकते हो। आज बेटा हम लोग किसको रिवाइज करने चल रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलमोस्ट हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ये आपके सामने बेटा एक माइंड मैप बना हुआ है, ये आपको फिजिक्स के मूनशॉट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल भी जाएगा। लेट्स बिगिन। बेटा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि वो एक ऐसा करंट जो कि हर हाफ साइकिल के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, यानी साइनसोइडल नेचर होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो बेसिक इक्वेशन होती है जो I = I0 sin ओमेगा t + phi, बेटा ये किसी भी इंस्टेंट का करंट है, ये पीक यानी मैक्सिमम करंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2πf, टाइम, फेस कांस्टेंट। फेस कांस्टेंट ये वही चीज़ है जो एसएचएम में आप डिसाइड करते हो या डिफाइन करते हो कि t = 0 पर पार्टिकल की पोजीशन कहाँ थी, तो वैसे ही t = 0 पर करंट की वैल्यू क्या थी ये उसको डिसाइड करता है। बेटा चूंकि वो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो एवरेज वैल्यू जब आप लेते हो एक कंप्लीट साइकिल में बेटा तो होती है क्या? 0। लेकिन जब आप हाफ साइकिल में लेते हो तो वो होती है 2I0/π। आरएमएस वैल्यू बेटा I0/√2 आरएमएस वैल्यू किसी भी एसी की होती क्या है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम किसी एसी को किसी रेजिस्टेंस में फ्लो कराएं और उसके I0/√2 को डीसी को फ्लो कराएं तो हमें वही हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। मतलब कहने का, अगर हम इस करंट को फ्लो कराएं यानी एसी को फ्लो कराएं किसी सर्किट में से, और अगर हम डीसी IRMS के बराबर फ्लो कराएं तो हमें दोनों कंडीशन में उस रेजिस्टेंस में से हीटिंग इफेक्ट सेम मिलेगा। चूंकि एसी अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहता है बेटा, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट ही उसका वो तरीका है जिससे कि आप उसको मेजर कर सकते हो। इसी कारण वो ना तो केमिकल इफेक्ट शो कर पाता है ना मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर पाता है, क्योंकि बार बार अपने डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट उसका रहता है, इसीलिए आप उसको हॉट वायर एमीटर से नापते हो। बेटा जो कंसेप्ट करंट के लिए है वो ईएमएफ के लिए अपने आप वैलिड होगा, आगे हम लोग बात करें चाहे ना करें। ERMS यानी E0/√2, व्हाट इज E0? पीक वैल्यू ऑफ EMF। बेटा अपने कंट्री में यानी भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, यानी एसी 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब अगर आप पीक वैल्यू की वैल्यू देखोगे तो वो मिलेगी 220√2 यानी लगभग 311 वोल्ट। इसका मतलब बेटा अगर आप कोई सामान लेते हो, अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेते हो और उसमें लिखा है 220 वोल्ट, तो वो क्या होती है? वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। उसकी पीक वैल्यू को आप निकालते हो √2 से मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे। सिमिलरली फॉर करंट बेटा फॉर्म फैक्टर क्या होता है? ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो है। ये एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में नहीं, कंप्लीट साइकिल में ले लेंगे तब तो नीचे 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हाफ साइकिल का है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करते हो, मतलब आप I0/√2 और इसके बाद इसको रख के रेशियो लेते हो, तो आपको ये फार्मूला मिल जाता है। बेटा ये फार्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको आना चाहिए। वैसे फार्मूले के लिए बेटा आप एक प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फार्मूले, उसमें फिजिक्स के लगभग 400 फार्मूले और उनका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कि कौन कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो पूरा दिया हुआ है। और वो पूरा जो फार्मूले का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली मिल जाएगा, तो बेटा उसको भी आप डाउनलोड कर लो। अब बात करते हैं बेटा हम लोग सर्किट्स की। तो अगर एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो तो ये अगर EMF है ये करंट हो जाएगा, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। मतलब जो पीक करंट होगा, जो मैक्सिमम करंट होगा वो E0/R, और बेटा phi = 0 का मतलब यहाँ क्या है? क्या मतलब है यहाँ पे? कि कोई फेस डिफरेंस नहीं है करंट और EMF के बीच में। कब? जबकि सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, R ओनली सर्किट। अब इस रास्ते से चलते हैं यहाँ पे। बेटा अगर एक ऐसा AC सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो EMF बेटा यही हम लोग ले रहे हैं, तो कि पर्पज़ ये है कि कम जगह पे हम जल्दी से जल्दी पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। माइंड मैप का बेटा यूज़ भी यही है, क्योंकि अगर हम लंबे तरीके से करेंगे तब तो फिर वही बात हो गई जो हमारे नोट्स में होता था। तो वो वाला काम नहीं, फटाफट करना है, कम टाइम में रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम के पहले अपना कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप रहे। और जितना अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हम एग्जाम में करके आएंगे। तो EMF बेटा अगर यही है तो करंट क्या है? करंट लीड करता है, करंट I0 sin ओमेगा t + π/2, यानी करंट उसमें लीड करता है किससे? EMF से। यहाँ I0 क्या हो जाएगा? E0/XC। बेटा व्हाट इज XC? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये XC = 1/ωc होता है, यानी ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो इसी को आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हो। और बेटा इसकी जो यूनिट होती है ये वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है, ओम्स। ये वही काम कर रहा होता है जो काम रेजिस्टेंस करता है आर ओनली सर्किट में। आप ये भी कह सकते हो कुछ हद तक कि ये वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस करता है अपने डीसी में भी इवन, यानी सिमिलरिटी। तो यूनिट उसकी होती है ओम। फेस कांस्टेंट यहाँ पे +π/2 है, मतलब करंट लीड करता है। बेटा अगर आप ओमेगा की वैल्यू को 0 ले लो, ओमेगा की वैल्यू 0 मतलब फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 0 मतलब क्या, डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई के केस में बेटा अगर ये नीचे 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता था उसमें से आप किसी करंट को पास नहीं कराते थे, इसीलिए आप ये कहते हो कि कैपेसिटर डीसी को पूरी तरह रोक देता है या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, जबकि एसी को वह अलाउ करता है। एल ओनली। बेटा अगर एक ऐसा एसी सर्किट हम लें जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो तो वहाँ क्या है बेटा, करंट I0 sin ओमेगा टी -π/2, यानी करंट यहाँ पे लैग करता है। I यहाँ पे I0/XL है। व्हाट इज XL? इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसके बराबर है? L ओमेगा। ओमेगा क्या है? 2πf। तो जो फेज है वो -π/2 यानी फेज कांस्टेंट -π/2। बेटा क्या मतलब निकला इसका कि करंट और ईएमएफ के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इस बात का क्या मतलब निकला कि अगर ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तो करंट अपनी 0 वैल्यू पर होगा, इसी तरह से वाइस वर्सा। ये बात करीब करीब बेटा वैसे ही है जैसे एसएचएम में आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में बात करते हो कि एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है, वहाँ भी फेज डिफरेंस π/2 का होता था। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी भी यूनिट वही होगी ओम्स, जो कि रेजिस्टेंस की, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। बेटा अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ओमेगा के बीच का ग्राफ देखें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब ओमेगा 0 तो एक्सी इनफाइनाइट, जब ओमेगा इनफाइनाइट तो एक्सी 0। जब हम एक्सएल और ओमेगा के बीच का ग्राफ देखेंगे बेटा कैसा होना चाहिए, बोलो कैसा होना चाहिए? लीनियर, y = mx का ग्राफ है। इनफैक्ट एग्जामिनर इसमें आपसे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे करके और स्लोप से आपसे इंडक्टेंस भी निकलवा सकता है, एक्सएल और ओमेगा के बीच का ग्राफ खिंचवा के। तो इंडक्टर अगर लगाए बेटा तो करंट क्या होगा? करंट लैग करेगा। और अगर कैपेसिटर होगा तो करंट क्या करेगा? लीड करेगा। फेजर डायग्राम। बेटा ये कंसेप्ट पूरी तरह से वेक्टर का है, लेकिन चूंकि आप वेक्टर शब्द यहाँ इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ना तो रेजिस्टेंस ना तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनमें से कोई भी वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। तो कंसेप्ट आप सारे के सारे वही फेज जो वेक्टर्स के हैं वही चलाओगे। फेजर डायग्राम में क्या करोगे? रेजिस्टेंस को दिखाओगे पॉजिटिव एक्स में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऊपर, इंडक्टिव रिएक्टेंस नीचे। कुछ बुक्स में आपको ये उल्टा भी मिलेगा, एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे, लेकिन लॉजिकल कंसेप्ट यही है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सी सर्किट लेते हो यानी कैपेसिटिव सर्किट लेते हो तो उसमें करंट लीड कर रहा होता है, तो ज़्यादा लॉजिकल यही है। अब जैसे बेटा आप वेक्टर्स में करते आए हो कि अगर पॉजिटिव वाई में हो, नेगेटिव वाई में हो तो यहाँ का रिजल्टेंट ले लोगे पहले, और उसके बाद यहाँ √x² + y² वाला काम कर दोगे। तो ये r² + x डिफरेंस है बेटा, ये साइन है डिफरेंस का, यानी जो बड़ा होगा उसको आप लेफ्ट साइड में रखोगे। वैसे फिलहाल इसका तो स्क्वायर हो रहा है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये आदत बनाओ जो बड़ी क्वांटिटी है उसको ऊपर रखना है। Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। क्या कहलाता है ये? इम्पीडेंस। और इसकी भी बेटा वही यूनिट हो जाएगी जो कि रेजिस्टेंस की थी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की थी, जो इंडक्टेंस की थी, दैट इज ओम्स। फेजर डायग्राम का ही बेटा आप यूज़ करते हो अलग अलग सर्किट्स में जिसमें कि ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो, जैसे RC हो गया, RL हो गया एंड सो ऑन। तो RC सर्किट जैसे आप ले रहे हो बेटा, जिसमें क्या हुआ? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इसमें अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, जहाँ कैपेसिटर देखते हैं वो सोचते हैं ये वाला केस है ना बेटा, ये केस किस में है? जिसमें सिर्फ कैपेसिटर था। अगर रेजिस्टेंस जोड़ करके आ रहा है तब ये काम नहीं हो पाएगा। तो I = I0 sin ओमेगा टी + phi। हाँ ये बात सही है कि अगर कैपेसिटर लगा है तो अब ये करंट लीड करेगा, लेकिन बेटा लीड π/2 से नहीं करेगा, लीड phi से करेगा। कैसे आएगा? I0 E0/Z। बेटा ये XL अगर आप हटा दो, थोड़ा इसी फिगर पे ध्यान दो, अगर आप XL को हटा दो, अगर इंडक्टर है ही नहीं तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट इधर कहीं बीच में जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ, बोलो है ना। तो जो I0 है वो E0/Z है, और tan phi जैसे बेटा ये XC/R ये हो गया इसका रिजल्टेंट। अगर इसको 0 कर दो तो ये XC ऐसे चला जाएगा, ये Z, तो XC/R। और इस केस में करंट लीड करता है। तो बेटा इस बात का ध्यान देना कि कैपेसिटर अगर लगा है तो करंट लीड तो करेगा, लेकिन ये मत रट लेना कि 90 डिग्री से करेगा, 90 डिग्री से नहीं, अब वो phi से करेगा। RL बेटा, RL सर्किट का मतलब ये हो गया कि अब आप कैपेसिटर को हटा दो, मान लो इस कैपेसिटर को आप हटा दो यहाँ से, बोलो अब क्या होना चाहिए? अगर ये हट गया तो इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ बीच में से आना चाहिए ना। तो अब जो इक्वेशन है, यस करंट लैग करेगा,
लेकिन अब वो π/2 से नहीं करेगा, वो फाई से लैग करेगा। यहाँ से हटाओ, ऐसे ले लो, तो ये आ गया I = I0 और sin ωt माइनस फाई। I0 E0/Z अगेन है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इवन LCR में भी होगा। तो tan phi = XL/R। बस बेटा इसमें ध्यान ये रखना है कि पिछले केस में RC में वो ऊपर था, करंट लीड कर रहा था, इस केस में वो नीचे है, करंट लैग कर रहा है, यानी टिपिकल वेक्टर कंसेप्ट। बेटा इन केस अगर जैसे कई चैप्टर्स हैं जिनमें बेटा अगर आपको डाउट हो, जैसे वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर मोशन, इनके आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, पूरे कोर्सेज। यानी किसी बच्चे को अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता है उन चैप्टर्स के बारे में, या वो कुछ जानता है और एडवांस लेवल जानना चाहता है, तो बेटा ऐप पर जो फिजिक्स मूनशॉट का ऐप है उसमें आप देखोगे कई कोर्सेज बन रहे हैं, लोड हो रहे हैं, और कई चैप्टर्स ऑलरेडी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, रिलेटिव वेलोसिटी, लीनियर मोशन, ये सब उस पर ऑलरेडी लोड है, और आपको सिर्फ एक नॉमिनल प्राइस पे करके उस चैप्टर को परचेज कर लेना है। उसमें पूरा राइट फ्रॉम बिगनिंग यानी बेसिक लेवल टू द एग्जाम लेवल, कंपटीशन लेवल, सारे लेक्चर्स लोड हैं पूरा। आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, आप उसमें जाकर के प्रीव्यू देख सकते हो उसका, और उसके असाइनमेंट्स भी हैं कि इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को कर लो, इसके बाद इनको करो, इनके बाद इनको करो। वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर और वेरी नॉमिनल कॉस्ट। बेटा और चैप्टर्स उसमें बन रहे हैं, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी उसमें लोडेड है, तो आप उसको जरूर चेक कर सकते हो। और हाँ बेटा, ऐप पर आप एक काम और कर सकते हो कि आप फ्री में अपने डाउट पूछ सकते हो। उसमें जो चैट सेक्शन में फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप जाके फ्री में अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, और उसमें पूरी फिजिक्स के टेस्ट लोड हैं। जिस चैप्टर का टेस्ट देना है, सपोज आपको AC का टेस्ट देना है, सब आपको EMI का टेस्ट देना है, सपोज आपको न्यूटन्स लॉ का टेस्ट देना है, तो बेटा जाओ, उसमें फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, उसमें ढूंढो, जो टेस्ट है उसको ईमानदारी से बिल्कुल सिंसियरली अपीयर करो, और उसमें फिर उसके बाद आपको पूरा जो एनालिसिस है वो बताएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए, गलत किए, कहाँ पे कौन क्वेश्चन इजी था, कौन क्वेश्चन टफ था, और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। और स्टिल ना समझ में आए तो क्या करो, तब क्या करो, उसको ऐप पर ही चैट बॉक्स में ले आके पूछ लो, ठीक है। फिजिक्स मूनशॉट ऐप, उसको डाउनलोड कर लो। ओके चलो बेटा, अब आते हैं इधर, अब आ जाए LCR। बेटा एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं, LCR सर्किट पे। तो LCR सर्किट पे और कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं दोनों का एक तरह से कम्बिनेशन है वो। LCR सर्किट में I = I0 sin ωt +-5। बेटा +-5 मतलब अगर वो कैपेसिटर लीड कर रहा होगा तो प्लस हो जाएगा, इंडक्टर लीड कर रहा होगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब आप करोगे क्या, अगर XC और XL दोनों है, मान लो ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो इसका मतलब बेटा 4 - 2 2 पर चला जाएगा, और सपोज इधर 3 है तो इनका रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा, तो आप ये ले लोगे प्लस, और इन केस उसका उल्टा है तो रिजल्टेंट फिर नीचे आ जाएगा। I = I0/Z यहाँ भी होगा, ये चीज़ यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, हर जगह आप इम्पीडेंस को निकालोगे तो इम्पीडेंस आ जाएगा, फिर tan phi को आप XC डिफरेंस XL/R। बेटा ये अब ये बात अंडरस्टूड है, अगर XC बड़ा है तो ये ऊपर, अगर XL बड़ा है तो वो नीचे, उसी के मुताबिक आप प्लस या माइनस फाइनल करोगे। तो LCR सर्किट का ये कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, बस जो आपने यहाँ पढ़ा है वही है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बेटा रेजोनेंस एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें कि आप अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते चले जाओ, मान लो आपके पास कोई ऐसी AC सप्लाई है जिसमें कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सको, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। और अगर रिएक्टेंस इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो बेटा, अगर इस पर बल्कि यहाँ आ जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, अगर XC और XL इक्वल हो जाए तो। अगर ये 0 हुआ तो मतलब Z = R हो गया। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करा सकते हो, और आप चेंज कराते जाओ तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी जिसको आप कहते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा कैसे आ रही है, इन दोनों को इक्वेट करके आ रही है, यानी इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यानी 1/ωc को इक्वेट कर दिया Lω से, और ओमेगा को रखा 2πf, तो वो कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/2π√LC। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो ऑब्वियसली करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और बेटा अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, सिर्फ R ही रह गया, तो रेजोनेंस कंडीशन में करंट और EMF के बीच में कोई फेज चेंज नहीं रह जाता, मतलब फेज डिफरेंस है दैट बिकम्स 0। दैट इज अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ LCR सर्किट, LC ऑक्सीलेशन। बेटा इसमें क्या करते हैं, आप एक इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ में अटैच करते हैं, कैपेसिटर अपने को डिस्चार्ज करना चाहता है, तो इंडक्टर की जो कि प्रॉपर्टी है किसी भी चेंज को वो अपोज करता है, तो उसमें से करंट पास कर रहा होता है तो वो उसको अपोज करेगा, तो ये एनर्जी ऑक्सीलेट करती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड LC ऑक्सीलेशन।
बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चार्ज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है π/2, और ये कंसेप्ट वाइज जो उस पर न्यूमेरिकल बनती हैं वो बिल्कुल ईजी होती हैं। जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा कि एक बॉल को नीचे से उछाला तो बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर जाते गए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, हाईएस्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और फिर वापस आ रही है, तो उसी का उल्टा बिल्कुल वही काम यहाँ होता है। किसी भी इंस्टेंट अगर कैपेसिटर पे चार्ज क्यू का है तो ये कैपेसिटर की एनर्जी, उस इंस्टेंट अगर करंट आई है तो उस समय इंडक्टर में कितने की एनर्जी है, ये बराबर होगा कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी और इंडक्टर के पास टोटल एनर्जी, या कह लो मैक्सिमम एनर्जी। बेटा ये बात बिल्कुल वही हो गई कि अगर आप बॉल को ज़मीन से उछालो तो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी ग्राउंड पर है वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हाइट पर होगी, यानी 500 जूल, और वही मैकेनिकल एनर्जी भी कहलाती है। बीच में किसी पॉइंट पर दोनों का टोटल हो जाता है, तो वही चीज़ है, दोनों का टोटल आपने यहाँ पे किया तो ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इंडक्टर। बेटा इसी फॉर्मूले पर कई बार क्वेश्चन आया है। इसी सर्किट्स में पावर, बेटा जैसे डीसी में होता था कि VI, तो वहाँ यहाँ क्या होता है ERMS IRMS इंटू cos फाई, आप उनकी RMS वैल्यूज़ लेते हो, ठीक है, पावर की। अब ये cos फाई जीरो हो जाता है किसके लिए, C ओनली या L ओनली के लिए। जैसे C ओनली है या L ओनली है, तो अगर सिर्फ मान लो ये कुछ नहीं है, सिर्फ या तो XC है और या तो सिर्फ XL है, तो इसका मतलब X एक्सिस के साथ उसका एंगल बेटा कितना है 90 डिग्री। तो cos फाई डिवाइड अगर 90 डिग्री आपने ले लिया तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए C ओनली और L ओनली ये दोनों सर्किट बेटा क्या कहलाते हैं, वॉटलेस सर्किट्स, ठीक है। सिर्फ C ओनली और L ओनली, अगर उनके साथ ये मिल जाएगा तब आप नहीं कह सकते हो उनको, तब नहीं कहोगे इसको वाटलेस। वाटलेस सिर्फ आप तब कहोगे जब ये या तो C ओनली हो या L ओनली हो, दैट इज वाई इट बिकम्स फाई इक्वल टू cos फाई जीरो, तो पावर जीरो। ट्रांसफार्मर, बेटा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करते हैं और वो सिर्फ AC के लिए वैलिड होते हैं, DC के लिए वैलिड नहीं होते, DC पर वो काम ही नहीं करते, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर पाते हैं कि एक प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा, उसका इफेक्ट आप सेकेंडरी में लोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस को निकालोगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय सेकेंडरी, EMF इन प्राइमरी बाय सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी बाय प्राइमरी। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अगर सेकेंडरी से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप वोल्टेज को गिराना चाहते हो, कम करना चाहते हो, डेट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। प्राइमरी के टर्न से अगर सेकेंडरी का टर्न ज़्यादा है तो स्टेप अप। यानी बेटा जब आप पावर ट्रांसमिशन करते हो पावर स्टेशंस पर, यानी जहाँ से पावर सप्लाई हो रही है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 25,000, वहाँ पे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट को गिरा देंगे। बेटा यहाँ आप देख सकते हो करंट का रिलेशन उल्टा है, ES नीचे है तो IS ऊपर, सेकेंडरी करंट ऊपर है, EMF नीचे है। तो वहाँ पे वो हाई वोल्टेज और लो करंट पे भेजते हैं। और जब घरों में आ गया, जैसे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे, अगर आप वही 10,000 20,000 वोल्ट अगर आप घर पे ट्रांसफ़र कर दोगे तब तो घर के सारे सामान जल जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफ़र लगा के उस 10,000 20,000 वोल्ट को 220 वोल्ट तक लेके आते हैं। तो जो मोहल्ले में लगता है वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं, स्टेप डाउन। और जो वहाँ से आ रहे हैं ट्रांसमिशन से, वहाँ से जो यूज़ हो रहे हैं, दैट इज स्टेप अप। अब ये जो बात की गई है ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर मान के की गई है, यानी जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं लिया गया। बेटा कुछ लॉसेस होते हैं, अब उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट अगर आपको नहीं पता हो आप उसको कॉपी पर नोट कर लो, पेन कॉपी लेके बैठो। एक बड़ा लॉस होता है उसमें जिसको बोलते हैं आप कॉपर लॉस, यानी जो प्राइमरी सेकेंडरी में जो वाइंडिंग है उसमें I²R का जो लॉस होता है वो एनर्जी का लॉस होता है। एक लॉस होता है कि जो एडी करंट्स होते हैं जो जिस पर वाइंडिंग किया गया, जो EI शेप्स होते हैं जिसमें कि एडी करंट्स फॉर्म होते हैं, और एडी करंट्स के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, आयरन लॉस। जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहता है, कभी कोई AC डायरेक्शन चेंज करता है बार बार, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है, वो भी कोई एक एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस। और कुछ साउंड के कारण, जैसे जो साउंड है वो वाइब्रेट करता है, जैसे बेटा आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो तो आप उसकी एक आवाज़ महसूस होगी, साउंड, तो साउंड इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वहाँ से भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो कई तरह के लॉसेस हैं एंड सो ऑन। तो बेटा अब आपको क्या करना है, इसको जैसे लेक्चर को आपने देखा, जो भी पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो बेटा उसको नोट करो, और इसी तरह से चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे रीडिंग रिसोर्सेज मटेरियल वो उसमें जाते रहेंगे। और स्पेशली अभी जब एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये माइंड मैप्स और इनका एक्सप्लेनेशन जाता रहेगा, फिर कई तरह के स्ट्रेटजी वीडियोस भी उस पर जाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बेटा फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें अगर कहीं कोई डाउट है फिजिक्स का तो फ्रीली आप पूछ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। उसमें कुछ कोर्सेज हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइस, विद इन फ्यू हंड्रेड्स, मतलब
वो जिसको कहते हैं कि इन ए प्राइस ऑफ डोसा, तो बेटा वो आप उसको लेकर के आप पूरे उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने लाइव डाउट्स को भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, उसमें भी बहुत सारे रीडिंग रिसोर्सेज हैं। कोई बेटा जब आप एक ऐसे कंपटीशन को एम कर रहे हो जहाँ लाखों लोगों के बीच में आपका कंपटीशन है, तो एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस ऑन डिवाइन, आप बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होगे। ठीक, तो बेटा कमेंट में कुछ लिख के बताओ कैसा है, क्या तुम्हारा रेजोल्यूशन है, कितने नंबर पाने का मूड है, पाने की इच्छा है। इस बार अगर जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तो दोनों के लिए इफेक्टिव है, क्या मार्क्स उनके लाने की उम्मीद है और कौन सा तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।